फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग फिर अपने नौवे ब्लॉग में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। आगामी जो है बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार शिक्षक 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 आदि सभी एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। सुनिएगा और बताइएगा। क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं। बताइएगा कि सभी तरह के मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का औसत ऊंचाई कितना होता है? 13 किलोमीटर होता है। वायुयान के लिए सबसे आदर्श मंडल में आता है समताप मंडल। सबसे ठंडा मंडल कौन से मंडल को कहते हैं? मध्य मंडल। सबसे गर्म मंडल बहिर्मंडल। किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन जो है आपका जो ओजोन लेयर है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है और ओजोन परत को सबसे ज्यादा जो हानिकारक पहुंचाता है CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन, जो AC और फ्रिज से निकलता है। ठीक है, इसको इंग्लिश याद रखिए। सबसे निचला मंडल को ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद आयनोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब बताइएगा कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने कहा कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग, एक है अलकनंदा और नंदाकिनी, एक है मंदाकिनी, एक है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार के संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो बताइएगा कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलता है? इसे क्वेश्चन बना कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलता है? तो देव प्रयाग में मिलता है। दोनों जोड़ के देव प्रयाग नहीं हुआ, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। बताइएगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच अवस्थित है? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, बताइएगा एक है पर्वत चोटी का नाम बताते हैं आपको, दूनागिरी पर्वत चोटी जो है किस राज्य में अवस्थित है? दूनागिरी चोटी जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। अबोर चोटी जो है, अबोर पर्वतीय चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। मिकिर पर्वत असम में है। मैकालू पर्वत नेपाल में है और मैकालू का पठार जो है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बताइए कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील समुद्र की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील जो है, इसको लगभग 21.9 किलोमीटर यानी 22 किलोमीटर बोलते हैं। याद रखिए 22 समुद्री मील अर्थात 22 किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 21.9 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर? 1852 मीटर होता है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, भारत में आने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के किस भाग से प्रवेश करता है? उत्तर पश्चिमी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस विक्षोभ से, इसी को जेट स्ट्रीम कहा गया या उत्तर पश्चिमी विक्षोभ कहा गया। और तमिलनाडु के तटों पर ज्यादा के दिनों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, बताइए कि नदी के अपर्दन कार्य से बनी स्थलाकृति को क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। नदी के अपर्दन कार्य से बनी स्थलाकृति को गॉर्ज कहते हैं। बताइएगा कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन की तरफ जोड़ा गया और वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं, कल बता चुके हैं आपको। ठीक है, बताइए कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है। और नए राज्यों का निर्माण या राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों का समय परिवर्तन का वर्णन संविधान के 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 के तहत इन दोनों को रखा गया है, जो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा, बता चुके हैं आपको। और अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8
केंद्रशासित प्रदेश है। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए कि इनमें से किसका कथन था कि मैं तो एक भारतीय नगारा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगे और कार्यरत हो सके। ये एनी बेसेंट किस देश के रहने वाले थे? आयरिश महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो बताइएगा कि कब बनी थी और वह स्थान कहाँ था? 1917 में बनी थी। हाँ, 1917 में। और स्थान था कोलकाता ना? कोलकाता में। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 में। स्थान क्या था? कानपुर। और तीसरी महिला थी नलिनी सेन गुप्ता, 1933 में बनी थी। ठीक है, चलिए बताइएगा। वो मद्रास में थी, मद्रास। बोले कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान होता है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। जैसे आपको सुना होगा कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। हाँ, संसद के संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उन पर महाभियोग लगा करके हटा सकता है। बताइएगा कि इनमें से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियमन करने के लिए प्रत्यायुक्त शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान समिति जो संबंधित है कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए। ठीक है, रहेगा प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जीवी मावलंकर। कब लगाया गया? 1954 में। किसने लगाया था? जेबी कृपलानी ने। और जेबी कृपलानी ने ही 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध भी लगाया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। हमने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव कौन सा सदन में पेश होगा? लोकसभा में। धन विधेयक कौन सा सदन में पेश होगा? लोकसभा में। ठीक है, बोलिए भारत की संसद में क्या क्या शामिल होते हैं? हमने बताया था कि भारत, हाँ, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है। सरला 79, 80, 81, तो तीनों रूप से। ठीक है, जैसे बोले देश में होगा संसद, है ना, और राज्य में राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो बोले संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिला करके, इसकी चर्चा अनुच्छेद 79 में है। फिर राज्य विधानमंडल में आइए, ये राज्य विधानमंडल बनेगा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिला के। इसकी चर्चा अनुच्छेद 168 में है। 168 में राज्य विधानमंडल है, 169 में विधान परिषद का विघटन है, और 170 में विधानसभा है, और 171 में विधान परिषद का माने आरंभ है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए वर्तमान में लोकसभा के जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा के कुल कितने सीट हैं? 888। राज्यसभा के 384, और कुल कितने हो गए? 1272। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, अल्पसंख्यक से याद आया कि आपको पूछा है कि लोकसभा में ST SC आरक्षण का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 4 अनुच्छेद याद कर लेना है, 30, 31, 32, 33। ठीक है, अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC SC आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC ST आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण है। अनुच्छेद 338 में अल्पसंख्यक आयोग है। ठीक है, चलिए बताइएगा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्या अर्थ है? कि विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। बताइएगा न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, जिसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 137 में। याद रखिए, न्याय पुनरावलोकन जो है इसका मतलब होता है कि न्यायालय अपना ही निर्णय को फिर से बदल सकता है।
है ना, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया था अमेरिका से, इसका वर्णन अनुच्छेद 137 में। ठीक है, और राष्ट्रपति की सहायता माने सलाह मांगने पर सुप्रीम कोर्ट उसकी सलाह देगा, इसके लिए मानने के लिए दोनों बाध्यकारी नहीं है, इसका वर्णन अनुच्छेद 143 में है, 143 में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि भारत में के संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया कहां से लिया गया? विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया, है ना, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन से लिया गया, और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया। वित्तीय आपात अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया। नहीं, वित्तीय आपात अमेरिका से, और राष्ट्रीय आपात जर्मनी से। राष्ट्रीय आपात को अब तक कुल कितने बार? 3 बार, 1962, 1971 और 75। ठीक है, बताइएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हाँ, NSO। पहले CSO था और एक और संगठन था, दोनों को मिला करके हाँ NSSO कर दिया गया। वर्तमान में गरीबी निर्धारण जो है, गरीबी निर्धारण का जो अधिकार है या राष्ट्रीय आय की गणना है, प्रति व्यक्ति आय है, सब NSSO करता है। ठीक है, बताइएगा कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय होगा? समवर्ती सूची। विवाह तलाक समवर्ती सूची। परिवार नियोजन, वन एवं वन प्राणी के प्रति क्रूरता समवर्ती सूची। ठीक है, डाकघर संघ सूची। रेलवे संघ सूची, रेलवे पुलिस राज सूची। ठीक है, बैंकिंग संघ सूची, याद कर लीजिएगा, पूछता है। बोलेगा कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करती है? तो NSSO। अब गरीबी रेखा हो, प्रति व्यक्ति आय हो, तो सब क्या करता है? NSSO। लेकिन हाल ही में वर्तमान में ये सब जो है निर्धारित करता है नीति आयोग, याद कर लीजिएगा। वर्तमान में ये जो भी गरीबी निर्धारण है, कौन लोग गरीब होगा या नहीं होगा, है ना, राष्ट्रीय आय कितना क्या होगा, सब नीति आयोग करता है अभी वर्तमान में। हाँ, जो भी हो, कितना मुक्त हुए, कितने बचे हुए हैं, कितने परिवार को क्या देना है, इसका जो सर्वेक्षण कौन करता है? नीति आयोग करता है। जैसे आपने पढ़ा, हाँ जी, देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। अगर नीति आयोग नहीं है तो आपका NSSO मारना है, और दोनों है तो 1 से अधिक मारना है। जैसे आपने सुना होगा, केंद्र और राज्य में करों का बंटवारा से संबंधित या कौन सा वित्त कितना जाएगा, इसका सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, तो जो भी बजट बनने से पहले किसको कितना कर चाहिए, कितना टैक्स चाहिए, कितना बजट चाहिए, इसका सिफारिश वित्त आयोग करेगा, लेकिन बजट पेश करेगा वित्त मंत्रालय। ठीक है, धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 112 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन कहाँ हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन COP3 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस इफेक्ट से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, और यह 1997 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए? मैग्नीफाइंग पावर क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। और उत्तल दर्पण का माने उत्तल लेंस का जो आवर्धन क्षमता क्या होता है? उत्तल निगेटिव। उत्तल का धनात्मक हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा, और अवतल का निगेटिव हो जाएगा। याद कर लीजिए, चश्मा जो किसी का निगेटिव है तो कौन सा लेंस लगा रहेगा? अवतल। और पॉजिटिव है तो उत्तल। रख लीजिए, पता ही है आपको मायोपिया क्या होता है। मायोपिया को दूर करने के लिए बताइए भैया कि किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। हाइपर मायोपिया को उत्तल लेंस को, हाइपरमेट्रोपिया को बेलनाकार लेंस, द्विफोकल लेंस को बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, अच्छा है लोग का।
बताइएगा कि भार, बताइए कि पूछेगा कि भार यानी वेट कौन सी राशि होगी, सदिश राशि है या सदिश राशि। देखिए भार यानी वेट लिखते हैं m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। तो जी जो है हमेशा नीचे लगता है, इसलिए उसमें दिशा है, इसलिए भार क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा, बल सदिश राशि हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सदिश राशि होगा। जिसमें बल और वेग लगा रहेगा सब सदिश राशि होगा। ऊर्जा क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। दूरी क्या होगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि विस्थापन क्या हो जाएगा, वेक्टर सदिश सदिश हो जाएगा। ठीक है, दाब क्या हो जाएगा, दाब एरिया बताइए, स्केलर दाब, हाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अक्सर आपको दाब पूछेगा, भार पूछेगा, ये सब ज्यादा पूछेगा। त्वरण क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगा, चाल चाल सदिश ना होगा जी, वेलोसिटी, वो तो बेग रहा हूँ। हाँ वेलोसिटी। हाँ तो बेग और स्पीड पूछेगा तो अदिश अदिश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट भी हो हाँ जाएगा एक है इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक करंट अदिश यानी विद्युत धारा क्या होगा, अदिश राशि। और बोले चुंबक, इसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सदिश हो वो हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, चुंबकीय क्षेत्र। डेंसिटी करंट डेंसिटी हाउ हाँ वेक्टर क्वांटिटी। बताइएगा कि हाँ पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है, दूषित भोजन और पानी से प्रवेश करता है। पोलियो होता है जीवाणु से या विषाणु से, वायरस से। पोलियो जो है वायरस जनित रोग है जो दूषित भोजन और दूषित पानी से शरीर में प्रवेश करता है। बताइए मरकरी का आयस क्या है, मतलब मरकरी कहाँ से प्राप्त किया जाता है, सिनेवार। सिनेवार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HGS होता है। बताइएगा रवि भैया कि मेलेकाइट किसका अयस्क है, मेलेकाइट, मेलेकाइट किसका अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है। क्रायोलाइट तो है इसका। आप लोग सोच के आइएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बताइएगा दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियां में, क्रायोलाइट सोडियम का है। हाँ क्रायोलाइट जो है सोडियम का है और मेलेकालाइट तांबा का है। अब हमने अभी आंसर दे दिया, मजा आया आपको, ठीक है। बताइएगा दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती में कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त या असंतृप्त। याद रखिए कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n+2। हाँ CnH2n+2 जिसे एल्केन कहते हैं। 3 फॉर्मूला रट जाइएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, मीथेन का, ठीक है, इथीन का बताइए, C2H4। ठीक है। एक होता है एसिटिलीन, है ना, और एथिलीन, दोनों में अंतर समझिए। फल अपने आप पेड़ पर पक जाएगा इथिलीन की वजह से, और प्राकृतिक रूप से पकाएंगे केमिकल से तो एसिटिलीन की वजह से। एसिटिलीन का प्रयोग ही वेल्डिंग में करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक बढ़िया क्वेश्चन सुनिएगा कि एक सेब के भूमि पर गिरने पर होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण का सही क्रम बताइए। जब कोई सेब जो है पेड़ में लगा हुआ है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही टूटेगा तो उसमें क्या होगा, जो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ हवा में आएगा तो कुछ कुछ घर्षण करेगा तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होगा, है ना। और भूमि पर गिरेगा, है ना, भूमि पर गिरेगा। जब भूमि पर गिरेगा तो भूमि के साथ भी उसमें ऊर्जा में परिवर्तित होगा और फिर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होगा। हल्का सा बात करेगा ना जी। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, फिर से सुनिए। अगर सेब पेड़ में लगा हुआ है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, टूटा है तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, हवा में आया तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, फिर भूमि पर गिरा, भूमि पर जैसे ही मतलब टच करेगा तो भूमि के कारण उसमें ऊर्जा लगेगा और उसके बाद फिर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी सेब के गिरने के बाद न्यूटन साहब बहुत अग्रेसिव हो गए थे। उन्होंने 16 सितंबर 1687 ईस्वी को, सॉरी क्या 97 ना, प्रिंसिपिया पुस्तक, हाँ 1687 ईस्वी को पुस्तक था प्रिंसिपिया। उसमें न्यूटन ने अपना गति नियम दिया था। पहले गति नियम से बल की
परिभाषा मिलता है, दूसरे गति नियम से बल का व्यंजन मिलता है, तीसरे गति नियम से संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, बताइएगा कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया, एक क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया, बताइए कि जिसमें गोलक की लंबाई बढ़ जाएगा या घट जाएगा? गोलक की लंबाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फोकस दूरी बढ़ जाएगा या घट जाएगा? फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हाँ, और लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बंद किया।